जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आरजे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो हम नगर पालिका अधिनियम की धाराओं से रिलेटेड बातें कर रहे थे। धाराएं किससे संबंधित है, किस अध्याय से संबंधित है, वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम धारा अध्याय 1 यानी धारा 2, 1 और 2 की बात करेंगे। तो देखिए नगर पालिका अधिनियम की धारा 1 और 2। अध्याय 1 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नगरपालिका अधिनियम 2000, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में जो अध्याय 1 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। क्यों बनती है? इस धारा इसके अंदर दो धाराओं की बात की गई है, धारा 1 एवं धारा 2। धारा 1 एवं धारा 2 की बातें की गई है। तो धारा 1 में क्या क्या है? धारा 1 में है कि इस अधिनियम का नाम, संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रारंभ कब होगा एवं इसका सार कहां से कहां तक होगा, या किसी एरिया को छोड़ा गया है तो उसके बारे में इससे बात की गई। धारा 2 में जो है वो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषाएं। जैसे नगर पालिका से आप क्या समझते हैं, अध्यक्ष से आप क्या समझते हैं, सदस्य से आप क्या समझते हैं, उपाध्यक्ष से आप क्या समझते हैं, वयन से आप क्या समझते हैं, जीव चिकित्सकीय अपशिष्ट, शिष्ट से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, नाली से आप क्या समझते हैं, परिसंकट में अपशिष्ट आप क्या समझते हैं। ये सारी परिभाषाएं हैं, छोटी बड़ी, वो अपन देखेंगे। और संपरीक्षक से आप क्या समझते हैं, पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। ये इसके अंदर जो है अपन बात करेंगे कि जो नगर पालिका अधिनियम में ये जो धाराएं हैं, धारा 2 उसमें जो परिभाषा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पूछा जा सकता है। और ना भी पूछे तो हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ताकि ये जो अगले के इसमें 12 अध्याय 12 के अंदर ये काफी जो है आपके काम आएगी। ये जो भी परिभाषाएं हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है और प्रसार है। शुरुआत करते हैं धारा 1 की। धारा 1, धारा 1 में क्या है? का नाम, अधिनियम का नाम क्या होगा धारा 1 में? उससे बात भाई इंट्रोडक्शन ही है एक तरह का। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या दिया गया है? नगर पालिका अधिनियम 2, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये इसका संक्षिप्त नाम हो गया। इसका प्रारंभ, का प्रारंभ कब से होगा? इसके प्रारंभ की बात की जाए, यह ऐसी तारीख या दिनांक को प्रवृत्त होगा
प्रवृत्त होगा जो राजस्थान सरकार जो राजस्थान सरकार अपने राजपत्र यानी गजट में भी सूचित करे। अधिसूचित करे यानी ये कब हुआ था, ये अधिसूचना कब आई थी? 11 सितंबर 2009 को इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और ये लागू जो है संपूर्ण राजस्थान में जो ये है लागू होता है 15 सितंबर 2009 से। धारा 1 में यही था, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं प्रसार। तो नाम हो गया, प्रारंभ हो गया और प्रसार देख लो इसका। तो अधिसूचना में तो जारी कब होता है? 11 सितंबर को, ठीक है, 2009 को। इसका प्रसार कहाँ होगा? इसका सब प्रसार जो है संपूर्ण राजस्थान में होगा, किंतु छावनी क्षेत्र को छोड़कर, मतलब हमारे एक छावनी क्षेत्र पड़ता है नसीराबाद। देखिए छावनी क्षेत्र से जैसे बात याद आई मुझे कि जो अपना स्वच्छ भारत मिशन अभियान है उसके तहत वर्तमान में 2.0 के अंदर एक तो जो स्वच्छ शहर की सूची में एक तो इंदौर है और दूसरा सूरत है, एक नवी मुंबई भी है। इंदौर और सूरत तो एक नंबर पर है और नवी मुंबई दूसरे नंबर पे है। इसके अलावा छावनियों में बात करें तो छावनियों में सर्वश्रेष्ठ जो छावनी है स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो मऊ छावनी है, एमपी में पड़ती है मऊ छावनी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो स्वच्छ भारत मिशन में अपन बात कर लेंगे वैसे, लेकिन ये मेरे को याद आ गया तो बता देता हूँ आपको। तो इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान में होगा सिवाय छावनी क्षेत्र को छोड़कर, यानी अपने नसीराबाद में नहीं होगी। तो इस छावनी क्षेत्र में अध्यक्ष कौन होता है? सेना का एक कमांडिंग अफसर, सेना का कमांडिंग अफसर क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी धारा जो है 1 वो कंप्लीट होती है। धारा 1 इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसका प्रारंभ ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो कि राजस्थान सरकार अपने गजट राजपत्र में अधिसूचित करे, यानी इसका नोटिफिकेशन 11 सितंबर 2009 को आता है। और ये 18वें क्रम का अधिनियम था। ये जब विधानसभा में आया था तो उस साल का ये 18वें क्रम का अधिनियम था और 15 सितंबर 2009 से ये पूरे संपूर्ण राजस्थान में लागू हो जाता है, जिसका प्रसार जो है वो संपूर्ण राजस्थान में होगा छावनी क्षेत्र को छोड़कर, यानी नसीराबाद की छावनी है वहां पर कोई अध्यक्ष होगा तो वो एक सेना का कमांडिंग अफसर होगा। ये धारा 1 है। और अब धारा 2 की बात कर लेते हैं। एकदम शॉर्ट फंडे में आपको बता दिया गया है। आगे देखिए धारा 2। धारा 2 में खूब सारी परिभाषाएं दी गई है। धारा 2 में क्या दी गई है? परिभाषाएं। पहली परिभाषा अपन ले ही लेते हैं जैसे नगर पालिका के बारे में। तो पहली परिभाषा हम लेते हैं नगर पालिका के बारे में। देखो तीनों संस्थाओं का जनसंख्या के आधार पर बंटवारा हम बाद में करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन
जब इस अधिनियम में बार बार कोई व्यक्ति नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद तो शायद ही लिखेगा, तो इन तीनों ही संस्थाओं के लिए एक शब्द काम में ले लिया, नगर पालिका। तो नगर पालिका का अर्थ यहां से हम ये ले सकते हैं कि नगर पालिका का अर्थ नगर पालिका से भी अभिप्रेत है, ठीक है, नगर परिषद से भी अभिप्रेत है। मतलब अभी जनसंख्या का हिसाब नहीं लगाना है कि 5 लाख से ज्यादा है तो नगर निगम है, 5 लाख तक है तो नगर परिषद है, उससे कम है तो नगर पालिका, ऐसे नहीं लगाना है एक बार का। इस अधिनियम की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नगर पालिका का मतलब नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है और नगर निगम भी, नगर निगम भी। तो कोई दिक्कत, आगे देखते हैं अध्यक्ष। अब इस नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा। दूसरी परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है अध्यक्ष की, इसकी अध्यक्ष की। अगर नगर पालिका के संदर्भ में अध्यक्ष से मैं मतलब लूं चेयरपर्सन के लिए, के संदर्भ में इसका मतलब अध्यक्ष ही होगा। विपरीत है। दूसरी चीज में लूं नगर निगम के संदर्भ में सभापति से अभिप्रेत है। नगर परिषद आएगा ना यहाँ पे, तो पहले नगर परिषद आएगा, नगर परिषद, नगर निगम के संदर्भ में महापौर यानी मेयर से अभिप्रेत है। तो देखो नगर पालिका इट्स मीन्स किसके संदर्भ में, तो अध्यक्ष। नगर परिषद से पूछ ले कि नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, सभापति। नगर निगम के संदर्भ में पूछ ले तो महापौर को यहां अध्यक्ष समझा जाएगा। नगर पालिका इट्स मीन नगर पालिका, नगर परिषद इट्स मीन नगर पालिका, नगर निगम इट्स मीन नगर निगम, नगर पालिका। क्यों, क्योंकि कि बार बार वो चेंज थोड़ी करेगा। मान लो कि कहीं की जनसंख्या है 5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे थोड़े, इसलिए नगर निगम, कोई मान लो ऐसा कानून हो, नियम हो, तो नगर पालिका के रूप में ही शब्द काम में ले लेगा। अगला देखिए उपाध्यक्ष। ये इसे समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका का उपाध्यक्ष है तो उसे क्या कहोगे आप, उपाध्यक्ष नगर पालिका के लिए। और निगम के लिए आप क्या बोलोगे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को क्या बोलोगे, सभापति, उपसभापति। उप सभापति। और यही उपाध्यक्ष अगर निगम का है तो वाइस मेयर या उप महापौर, महापौर। अब इसके सारे सदस्य क्या कहलाएंगे, नगर पालिका के जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं वो सभी सदस्य क्या कहलाएंगे, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, इनके सदस्य क्या कहलाते हैं, पार्षद कहलाते हैं। ये कहलाते हैं पार्षद। तो पार्ट बी को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पॉलिटी
राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उनको भी इतना महत्व देना है जितना आप इसको महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाली ये सिलेक्शन नहीं करवाएगा, इसमें पूरे से पूरे नंबर भी आ सकते हैं कोशिश की जाए तो। कि राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान कल्चर, आर्थिक समीक्षा, अगर सपोज करो इधर अपन तैयार करें कि चले गए आर्थिक समीक्षा से अच्छे क्वेश्चन बना दिए, हो गई काम वही। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। नगर पालिका इट मीन्स, नगर पालिका के बारे में जो भी शब्द लिया है वो किसके लिए है, तो अध्यक्ष हो गया, फिर उपाध्यक्ष हो गया, ये सब सदस्य होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। तो 4 परिभाषा हो जाएंगे, 5वीं देखते हैं। संपरीक्षक, लीडर, संपरीक्षक। अगर कोई ये वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगता है तो नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा, लिख लेना साथ में। धीरे धीरे से तो पढ़ा रहे हैं, कोई ज्यादा ऐसे तो है नहीं कि भयंकर तूफानी स्टेज पर चल रहे हैं। तो संपरीक्षक, क्योंकि एक बार रिवीजन भी करवा देंगे वापस इसका। तो संपरीक्षक होता है, राजस्थान संपरीक्षक अधिनियम आता है एक 1954 में, अधिनियम आता है संपरीक्षक के नाम से। और राजस्थान संपरीक्षक अधिनियम, ऑडिटर वगैरह, लेखा संपरीक्षा वगैरह रखने वाला ऑडिटर का एक अधिनियम आता है। तो वो जो संपरीक्षक होगा वो राज्य सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा सशक्त, व्यक्ति होगा कि इसके लेखा का, इसकी वित्त संबंधी कोई चीजें हैं उनका लिखने वगैरह का कार्य कौन करेगा, संपरीक्षक करेगा। अधिनियम 1954 के संपरीक्षक अधिनियम आया था, उसके अकॉर्डिंग संपरीक्षक हो गया। के बाद में बात करते हैं पिछड़े वर्ग की। पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है, मतलब इस अधिनियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है कि ऐसी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से भिन्न हो। और दूसरी लाइन क्या है, समय समय पर राजस्थान सरकार या राज्य सरकार भी निर्दिष्ट करे। तो पिछड़ा वर्ग से विपरीत क्या, एससी एवं एसटी से भिन्न हो तथा समय समय पर राज्य सरकार या राजस्थान सरकार क्या करे, भी निर्दिष्ट करे कि ओबीसी या बैकवर्ड क्लासेज में कौन कौन सी कास्टेज आएंगी। तो समय समय पर बताया जाता है, ये बात इसके अंदर लिखी गई है। आगे देखते हैं जीव चिकित्सा अपशिष्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बंदरगाह वगैरह होते हैं, तो बंदरगाहों से रिलेटेड अगर कोई नगर पालिका के अंदर कानून पारित होता है या बनाया जाता है या जिसके ऊपर नगर पालिका का कुछ हस्तक्षेप होता है, वो कौन सा अनुच्छेद, ये सॉरी कौन सी धारा के अंदर उसकी बात की गई है या उसके अंदर क्या क्या उससे रिलेटिव है, बंदरगाहों से रिलेटेड अगर कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम जीव चिकित्सीय अपशिष्ट के बारे में। बायो मेडिकल वेस्टेज, बायो इट मींस जीव, बायो इट मींस जीव। अब यहाँ पर देखो मानव पशु सारे ही आते हैं, बायो बोल दिया है तो इसका मतलब मानव और पशु दोनों जीव जो भी है उनके जो अवशिष्ट होते हैं। पहली बात तो ये कौन सी धारा के अंदर है, 234 के अंदर, तो आपको ये रिलेटेड तो है ही है ना कहीं किसी धारा से। तो ऐसे अपशिष्ट जो मानव शरीर से या पशु अपशिष्ट उनके निदान के दौरान, उनके प्रतिरक्षण के दौरान या उनको आप वैक्सीन वगैरह लगा रहे हो उस दौरान जो उत्पन्न अपशिष्ट होते हैं वो सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, जीव चिकित्सीय अपशिष्ट के अंदर आते हैं। तो बायो
मेडिकल वेस्टेज। अगली परिभाषा देखिए, जीव चिकित्सीय अपशिष्ट, अपशिष्ट, चिकित्सीय अपशिष्ट। जीव चिकित्सीय अपशिष्ट का मतलब, देखो बायोमेडिकल, बायो का मतलब क्या होता है, जीव, जीव में मानव भी आता है, पशु भी आते हैं, पादप भी आते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह ये सभी आते हैं। तो इन्हें सभी को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, बायोमेडिकल वेस्टेज में। कब, तो देखो मानव एवं पशुओं के, अब रोग लग गया हो उस टाइम, तो पहले निदान करो उसका, उसकी रेमेडी करो, यानी निदान, उपचार, उपचार, प्रतिरक्षण, वैक्सीनाइजेशन यानी वैक्सीन करना। वैक्सीन के समय उत्पन्न जो भी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ है, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, जीव चिकित्सीय अपशिष्ट के अंदर आते हैं। क्या इससे रिलेटेड कोई धारा है क्या, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब धारा पढ़ेंगे अध्याय 12 तब देखेंगे, तो इसके अंदर जो 234 है वो धारा के बारे में हमें जानकारी देती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर आते क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल लगा के लिखते हैं, मानव शारीरिक अपशिष्ट, मानव शारीरिक अपशिष्ट, जो भी मानव शरीर के अपशिष्ट है वो, पशु अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट। इसके अलावा आपके भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले वो अपशिष्ट होते हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। भस्मन, राख और जीवों के द्वारा उत्पन्न कोई अपशिष्ट है वो भी इसके अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बायो मेडिकल वेस्टेज बताया है, तो बायोमेडिकल वेस्टेज में जीन इंजीनियरिंग नहीं होती। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आप जेनेटिक मॉडिफाई कुछ उत्पाद बनाते हो, जैसे कुछ कोई भी मान लो ऐसी चीजें जो वांछित गुणों की प्राप्ति के लिए अपन जीन थेरेपी के द्वारा या जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जीन अभियांत्रिकी के द्वारा उत्पन्न करते हैं जो वांछित गुण वाले हमें प्राप्त हो, तो उसके दौरान अपशिष्ट तो उत्पन्न होगा, तो वो भी इसकी श्रेणी में आएंगे जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी से उत्पन्न जो भी अवांछित पदार्थ होंगे वो भी इसकी श्रेणी में आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बायो वेस्टेज में शामिल है। तो इसके बारे में कौन सी धारा है, 234, ये आपको ध्यान में रखना। अगली धारा, अगला जो परिभाषा है वो देखते हैं, वयन। वयन, वयन क्या है, डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी वयन का मतलब, पहले बात तो ये 229 में बताया गया है, ठोस जो भी अपशिष्ट होते हैं, ठोस
अपशिष्टों या ठोस कचरे का निपटान अंतिम रूप से नगर पालिका करेगा। वयन का मतलब क्या हो गया? ठोस कचरे का या अपशिष्ट लिख दो, अपशिष्ट का निपटान अंतिम रूप से नगर पालिका क्या इसके लिए कोई धारा बताई गई है क्या? कि हाँ जी बताई गई है धारा, तो ध्यान में रखना। इसके लिए जो धारा है वो कौन सी है? 229। धारा कौन सी है? 229। तो वयन का डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया? जो भी ठोस कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उसका अंतिम रूप से निपटान कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। कौन सी धारा के अंदर ये बात कही गई है? 229 के अंदर की गई है। कौन सी में की गई है? 229 के अंदर कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं खतरनाक रोग की। चलो एक बार ऊपर से वापस देख लेते हैं। एचआरडीएस डिजीज, खतरनाक खतरनाक रोग में कौन कौन है? पहला तो कोलेरा, विब्रियो कोलेरी से फैलता है, पता होगा, विज्ञान पढ़ते हैं सभी लोग। हैजा, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ये क्षयरोग लिखा हुआ रहेगा उसके, क्षयरोग। तपेदिक, तपेदिक भी आता है। प्लेग, चेचक, सबसे पहला टीका बना था ना चेचक का, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किया गया था। तो ये नहीं याद करने इतने सारे, आपको तो धारा धारा याद करनी है। बाकी लोग इनको भी तो याद करते ही हैं, डॉक्टर बनते हैं और करते हैं इन चीजों को कितना पढ़ना पड़ता है। बोटनिकल नेम थोड़ी याद करने, नगर पालिका की धाराएं तो याद करनी है, आप कर सकते हैं। के बाद में लेप्रोसी, लेप्रोसी इट मीन्स कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो द्वारा होता है, ये लेप्री द्वारा होता है लेप्रोसी। ये नाम लिखा हुआ आ सकता है। संक्रमण यानी इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। इस ये जो रोग है वो क्या बताए गए हैं? खतरनाक, हैजार्डियस डिजीज, है ना, 273, धारा 273। लेकिन इनके अलावा भी मान लो कुछ ऐसे रोग हो जो कि समय समय पर पता चले, जैसे कोरोना आ गया, और कोई बीमारी आ गई, सार्स आ गया, तो कोविड वगैरह आ गया, तो ये भी ध्यान में रखना। ऐसी संक्रामक बीमारियां, रोग या महामारी से राजस्थान सरकार या राज्य सरकार, कौन? राजस्थान सरकार, समझ जाओगे राज्य सरकार किसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार इस अधिनियम से अधिसूचित कर दी। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई बीमारी आ गई हो, इन रोगों के अलावा भी कोई ऐसी संक्रामक या पेनेडेमिक, कोई ऐसी बीमारी आ गई, महामारी ऐसी आ गई है कि सरकार को लगता है कि अब क्या किया जाए, अब सरकार को लगता है कि अब क्या किया जाए इसको, ऐसी कोई बीमारी आ गई है, जैसे मान लो ये रोग जो थे तो वो तो थे ही साथ में,
इन संक्रामक या पेनेडेमिक ऐसी कोई बीमारी आ गई है जो कि अचानक ही तेजी से फैल रही है, तो क्या होगा, जो भी राजस्थान सरकार होगी वो इस नगरपालिका अधिनियम यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कोई अधिनियम पारित कर दे, मान लो 2019 2022 अधिनियम, 2023 अधिनियम, इस करके ऐसा करके इसको इसके साथ अटैच करके और अधिसूचित कर दे कि आपको इन बीमारियों को की भी क्या बताना है, खतरनाक डिजीज बताना है, खतरनाक रोग बताना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो खतरनाक रोग है, इनकी जो परिभाषा है वो धारा 273 में दी गई है। ठीक है, तो ऐसी कोई बीमारी आ जाए, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, चेचक, ये तो है, ये देखो कौन कौन से है, डिप्थीरिया, चेचक, कुष्ठ रोग, टीबी, प्लेग और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इनके अलावा ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो उस पेनेडेमिक डिजीज को राजस्थान सरकार इस अधिनियम के द्वारा अधिसूचित करके उसे खतरनाक रोग क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है, घोषित कर सकती है। ठीक है, इससे रिलेटेड धारा कौन सी है, तो बताओगे आप 273। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे खतरनाक भवन, खतरनाक खुदाई, ये कौन कौन से धारा के अंदर दिए गए हैं, ये आपको मुझे बताना है। खतरनाक रोग तो 273 में बता दिया, खतरनाक भवन, खतरनाक खुदाई, ये कौन कौन से धारा के अंदर दिए गए हैं। आगे देखिए, तो हमने अध्यक्ष पढ़ा, उपाध्यक्ष पढ़ा, सदस्य पढ़ा, जीव चिकित्सक अफसर पढ़ा, संप्रेक्षक पढ़ा और पिछड़ा वर्ग पढ़ा, और इसके अलावा भी पढ़ लिया जीव चिकित्सीय अपशिष्ट, हो ही गया। अब उसके बाद में वयन भी हो गया। अब देखो, पर्यावरणीय अपशिष्ट या परिसंकट में जो भी अपशिष्ट होते हैं, तो परिसंकट में अपशिष्ट या पर्यावरणीय अपशिष्ट, पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 29 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। देखो, परिसंकट में अपशिष्ट, परिसंकट में परिसंकट में परिसंकट में अपशिष्ट क्या होते हैं। अब परिसंकट में अपशिष्ट के अंदर आपको यह बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की एक धारा है 29, उसके द्वारा कोई भी ऐसे जो भी इससे रिलेटेड जो पर्यावरण को अपहानि पहुंचाए, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म जीवों या जीवित प्राणियों, पादपों को क्या करे, अपहानि दे, वो सारी क्या होंगे, परिसंकट में अपशिष्ट होंगे। उसमें अपन लिखेंगे पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की ना, नगर पालिका अधिनियम 2009 की नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के आधार पर वो ये बता दे कि वो किसी भी जीव से मैं क्या, ये किसी भी जीव यानी मानव, पशु, पादप, सूक्ष्म जीव या पारितंत्र में जीव और अजैविक दोनों घटक आते हैं, तो इसके अंदर आप वो सारी चीजें ले सकते हो। जो भी मतलब ऐसे पर्वत है और है, इन सबको क्या करें,
अपहानि पहुंचाए, क्या करे, हानि पहुंचाए। अपहानि को आप क्या समझोगे, जो हानि पहुंचाए, किसे, पर्यावरण को। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 29 के द्वारा यह बताया गया कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज जो कि जीव यानी मानव और पादप दोनों आगे, सूक्ष्म जीव और पशुओं को अपहानि करे, क्या करे, अपहानि करे, वो किस में आएंगे, परिसंकट में, अपशिष्ट में आएंगे। इसमें भी कोई ज्यादा वो ऐसी बात नहीं है कि अपन इसको कर नहीं सकते, आराम से बता सकते हैं कि हाँ ये बातें इसके अंदर, ये इसकी परिभाषा होगी। तो हमने खतरनाक रोग पढ़ लिया, जीव चिकित्सीय अपशिष्ट पढ़ लिया, उसके बाद में परिसंकट में अपशिष्ट पढ़ लिया, परिसंकट में अपशिष्ट पढ़ लिया। तो पर्यावरण संरक्षण की धारा अधिनियम में उसके अंदर परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 86 की धारा 29 के अंदर वर्णित है। ठीक है, अभी अपन अगर आगे चले तो इसके अंदर एक और आता है अग्निशमन दल। कौन सा, अग्निशमन दल, अग्निशमन दल। अग्नि शमन, ये कोई धारा है क्या इससे रिलेटेड, हाँ इससे रिलेटेड धारा है। तो जब बात करते हो धारा 256 के अंतर्गत अग्निशमन दल आता है, नगर पालिका द्वारा स्थापित और संधारित्र उपक्रम निशमन दल होता है। के अंदर लैंग्वेज देखोगे तो नहीं आएगी समझ में, लेकिन समझने के हिसाब से एक शॉर्ट सी फॉर्म में पता होना चाहिए कि 256 में नगर पालिका को ऐसी स्थापित कर दे, ऐसा दल जिसके पास आग बुझाने के सामान हो, जो आग लगी है उसके दौरान उस दल में काम करने वाले व्यक्ति हो, और वो कैसे हो, ट्रेंड हो। तो ये सारी चीजें क्या होती है, उस अग्निशमन दल के अंतर्गत आती है धारा 256। ये धारा कौन सी है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की है। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद में आगे देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन, तो उसकी जिम्मेदारी है। मैं पहले नाली देख लेते हैं, नाली क्या है। नाली, नाली का मतलब ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति जिसमें दूषित जल, मैला पानी, वर्षा एवं वहित मल ट्रैप्स सिंक होज आदि सम्मिलित हो, क्या कहलाएगी, नाली कहलाएगी। एक ऐसी युक्ति जिसमें दूषित जल हो, मैला पानी हो, वर्षाकार वहित मल का अलग अलग पृथक्करण, अलग अलग ये आएगी धारा में, पृथक पृथक नालियां के लिए कौन सी धारा है, तो ट्रेप्स सिंक होज आदि सम्मिलित हो। अब एक एक क्वेश्चन तो आप क्या बताओगे कमेंट बॉक्स में, खतरनाक रोग मैंने बता दिया, खतरनाक भवन बताओगे, खतरनाक इमारत खुदाई बताओगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बताओगे कि बंदरगांव से रिलेटेड नगर पालिका का क्या क्या कार्य हो सकता है, वो आपको बताना है। तीसरा क्या बताओगे कि धारा 200 और 201 क्या कहती है, ठीक है, वो नाली से रिलेटेड वो बताओगे आप 200 और 201, 203 तक खूब आगे तक चल सकते हो, लेकिन 200 और 201 आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां तक हो गई। अब अपशिष्ट प्रबंध, भाई मेन वयन किया ना, वयन पढ़ा था हमने 229 में कि ठोस अपशिष्टों का निपटारा कौन करेगा, अंतिम रूप से नगर पालिका करेगी 229। तो पहले अपशिष्ट का प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा ना।
है ना, उसका पृथक्करण, उसका प्रसंस्करण, उसका संग्रहण, उसके बाद में उसका पूरा वयन यानी निपटान, डिस्पोजल पढ़ा अपन ने। तो अब इससे कौन सी परिभाषा निकल गई, अपशिष्ट प्रबंधन। के बाद एक और देख लेते हैं, फिर तय करेंगे ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स बचेगा लास्ट में, न्यूसेंस बचेंगे। तो अब आगे अपन देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। भाई नगर पालिका का कर्तव्य है ना अपशिष्ट प्रबंधन, तो अपशिष्ट 45 डिग्री के एंगल से लिखी हुई चीज ज्यादातर याद आती है और चीज सामने दिखती याद रहती है। जो बोर्ड होते हैं ना स्कूल वाले बोर्ड, वो ऐसे ही को इस तरह लगाया जाता है कि वास्तव में 45 डिग्री पर ही लिखी जाए चीजें ना, 45 डिग्री से। नियम होते हैं बीएड वगैरह के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर पूछते हैं, लेकिन वो तो फिर डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिखाई तो दे रहा है ना। तो अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण, पृथक्करण नहीं, अपशिष्टों का या ठोस। ठोस में भी दो तरह का होता है, एक तो द्रव अपशिष्ट हो गया, ठोस अपशिष्ट हो गया। देखिए ठोस अपशिष्टों में भी कैसा होता है, गीला कचरा सूखा कचरा। तो ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण, प्रसंस्करण, पृथक्करण, प्रसंस्करण, प्रबंधन। ये कचरा कहाँ डाला जाएगा, एक जगह होती है ना अपने नगर पालिका क्षेत्र से या गांव से बाहर होती है, अब क्या कहते हैं उसको, डंपिंग यार्ड, वहां पे कचरा डाल दिया जाता है, फिर को उसको जला के अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन, संग्रहण, सॉरी प्रबंधन नहीं आएगा ना, संग्रहण आएगा यहाँ पे। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट ठोस कचरे का, ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण, संग्रहण, और फिर आपने लास्ट में वो निपटान किया ही था, जैसे क्या कहते हो 229 की धारा में, वयन नगर पालिका करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाले की परिभाषा हो गई, उसके बाद में अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा हो गई। आगे देखिए कॉम्प्लेक्स, आगे देखिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या आती है, हाँ बताओगे, देखिए जितने भी आपके मॉल वाले हो कमेंट बॉक्स में बताओगे, जितने भी मॉल वाले होते हैं या कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, वो अपने अपशिष्ट का प्रबंधन के लिए एक डस्टबिन रखते हैं। ये अनिवार्य रूप से होता है 2009 की धारा के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सी धारा में, ये मुझे बताओगे जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं कल बताऊंगा। वैसे तो कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, यदि कोई ऐसी इमारत मान लो जो वाणिज्यिक क्षेत्र में है, कॉमर्शियल टाइप की अगर कोई चीज है, वाणिज्यिक क्षेत्र में है, कितनी इकाइयां वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थापित, 25 इकाइयां, वो
तो वह क्या है, कॉम्प्लेक्स है। या रेजिडेंशियली, आवासीय क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र में 10 इकाइयां यदि हो तो वह कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स की परिभाषा होती है। कॉम्प्लेक्स की परिभाषा में अगर कोई वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल इकाइयां 25 से ज्यादा है या 25 है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और आवासीय क्षेत्र में अगर 10 इकाइयां है तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंध किसे, अपशिष्ट प्रबंध किसे कहोगे, ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण, प्रसंस्करण, संग्रहण एवं वयन, डिस्पोजल, धारा 29 229 नगर पालिका करती है। ये क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन है। तुमने सारी चीजें पढ़ी, समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में कल पढ़ेंगे धारा 2 अध्याय, धारा 3 अध्याय 2 से। देखिए फटाफट देख लेते हैं एक बार का। सबसे पहले हमने कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं वो लिख लो। अध्याय 1 के अंदर धारा कौन सी है, 1 के अंदर क्या क्या लिखा गया है, संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो क्या होगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, नाम क्या होगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रारंभ क्या होगा, ऐसी तारीख को प्रवक्त होगा जो राजस्थान सरकार इसमें कर दे अधिसूचित राजपत्र यानी गजट में जारी कर दे। तब किया था 11 सितंबर 2009 को। लागू कब हुआ था, 15 सितंबर 2009 को। इसका नाम, प्रारंभ और प्रसार कहाँ होगा, संपूर्ण राजस्थान में, इसे छोड़कर, छावनी क्षेत्र को छोड़कर। छावनी क्षेत्र हमारे कहाँ है, नसीराबाद में। यहां पर अध्यक्ष कौन होगा, सेना का कमांडिंग अफसर होगा। और मऊ छावनी, जो मऊ छावनी है वो अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.0 के तहत छावनियों में 1 नंबर पर है। शहरों की बात करें तो इंदौर, सूरत और अग्रणी है। ठीक है, और उसके बाद में नवी मुंबई है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब ये हो गई धारा 1। बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। तो पहले तो नगर पालिका की परिभाषा बताओ। तो आप कहोगे सर चाहे संस्थाएं तीनों कोई से भी हो, लेकिन एक बार की परिभाषा के अकॉर्डिंग नगर पालिका का मतलब भी नगर पालिका है, नगर परिषद का मतलब भी नगर पालिका है, नगर निगम का मतलब भी इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है नगर पालिका है। मतलब तीनों ही चीजों को आपको एक बार का क्या समझना है, नगर पालिका समझ। अब इतनी देर मतलब नगर निगम अलग अलग थोड़ी लिखेगा वो, तो नगर निगम, फिर इनको संस्थाओं को अलग अलग चेंज कर देंगे अपन। उसके बाद में अध्यक्ष, अध्यक्ष अगर नगर पालिका का है तो वो चेयरपर्सन अध्यक्ष कहलाएगा। अगर परिषद का है तो सभापति कहलाएगा। निगम का है तो महापौर या मेयर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसका उपाध्यक्ष कहलाएगा। वाइस चेयरमैन इसका उपसभापति कहलाएगा। उप महापौर कहलाएगा।
उसके सदस्य पार्षद कहलाएंगे, जो निर्वाचित होंगे पार्षद कहलाएंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, है ना। सरकारी अधिकारी जो होगा, कार्यपालक अधिकारी आप जिसे कहते हो, इधर यो होगा अधिशासी अधिकारी या आयुक्त, यहाँ पे आयुक्त होगा, ठीक है। उसके बाद में अगली बात क्या की थी हमने ये परिभाषाओं में, फिर उसके बाद में हमने आगे क्या बात की थी, ये संपरीक्षक वो 1956 की धारा के तहत क्या होगा, 1956 अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, संपरीक्षक जो होगा वो सशक्त राजस्थान सरकार का सशक्त व्यक्ति होगा। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग क्या होगा, पिछड़े वर्ग से विपरीत है क्या, एससी एसटी से भिन्न हो और समय समय पर राज्य सरकार क्या करे, उसे राजस्थान सरकार विनिर्दिष्ट करे। जीव चिकित्सा अपशिष्ट हैजा, जीव चिकित्सा अपशिष्ट मानव शरीर या पशु शरीर, भस्मन, राख या रासायनिक कोई चीज है जो आप उसके निदान के लिए काम में ले रहे हो या उस वक्त जो उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे अपशिष्ट कहलाएंगे। उसके बाद में खतरनाक रोग 273 में बताया था मैंने, हैजा, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा या राजस्थान सरकार क्या कर दे, किसी को महामारी घोषित कर दे, वो होगा 273 में। वयन 229 में अंतिम रूप से ठोस अपशिष्टों का निपटान कौन करेगी, नगर पालिकाएं करेगी। अग्निशमन दर 256 की धारा के द्वारा, इस अधिनियम की धारा 256 के तहत क्या होता है, संधारित स्थापित किया जाता है एक दल के रूप में जो आग बुझाने वगैरह कार्य करता है। पर्यावरण परिसंकट में अपशिष्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 29 के तहत जो अपहानि करे मानव को, पशुओं को, सजीव जो भी है उनको या सूक्ष्म जीव को अपहानि करे, वो सब किस में आएंगे, पर्यावरण परिसंकट में अपशिष्ट में आएंगे। आगे बातें करेंगे कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।